पुस्तक का नाम समयदान ही युग धर्म भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। समय का एक बड़ा अंश नवसृजन में लगे। अति महत्वपूर्ण सामर्थ्यों की इस दुनिया में कमी नहीं, पर विधि की कुछ ऐसी विडंबनाएं हैं कि वे प्रायः प्रसुप्त स्थिति में उनिंदी पड़ी रहती हैं। प्राणी समुदाय का निर्वाह क्रम किसी प्रकार चलता रहे, क्षमताओं का उतना ही पक्ष क्रियाशील रहता है। यदि विशेष उद्देश्य को कार्यान्वित करना हो तो उसके लिए विशिष्ट जनों को विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। समुद्र में विपुल संपदा अनादिकाल से छिपी पड़ी थी, उसका किसी को पता तक न था। पर जब प्रजापति के परामर्श से देव दानवों ने मिलजुल कर प्रयत्न पुरुषार्थ किया तो वे 14 रत्न निकले, जिनके कारण धरती से लेकर स्वर्गलोक तक में चमत्कारी संपदाओं का बाहुल्य उभर पड़ा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। दार्शनिकों ने इसी विचित्र स्थिति को देखते हुए कहा है कि वह भटका हुआ देवता है। यदि उसे सही राह पर चलाने के लिए कोई कुशल महावत मिल जाए तो वह अपनी असाधारण ऊंचाई को और सामर्थ्यता से हर किसी को चमत्कृत कर सकता है। अवांछनीयता की जकड़न और प्रगति की तड़पन अनुभव तो सभी करते हैं, पर गाड़ी यही अड़ जाती है कि दैवी गरिमा की प्रतीक प्रतिनिधि मानवीय क्षमता को जगाने के लिए तैयारियां कहीं होती नहीं दिखती। यदि नारद जैसे कुछ ही लोग जागृत गान गाने में निरत रहते होते तो मानवीय पराक्रम और दैवी अनुग्रह का सुयोग सहज ही बन जाता और परिवर्तन भरा ऐसा वातावरण उद्भूत होता जिसे युग परिवर्तन जैसा कायाकल्प कहा जाता। दूध गर्म किए जाने पर मलाई तैरकर ऊपर आती है। महाकाल की हुंकार सुन सकने में जिनके कान समर्थ हैं, वे इन दिनों कुछ करने के लिए बिना रह ही नहीं सकते। बिगुल जब बजते ही सैनिक तंबू को छोड़कर मैदान में पंक्तिबद्ध आ खड़े होते हैं। आदेश जब तक मिले उसके पहले ही वे वर्दी पहनने और पेटी कसने का काम पूरा कर लेते हैं। आज का युग धर्म है जन जागरण के लिए प्रचंड पुरुषार्थ में जुट पड़ना। यही होने भी जा रहा है। प्रतिभाएं अग्रिम मोर्चे पर एकत्रित हो रही हैं और व्यापक जन जागरण की क्रमबद्ध सुव्यवस्थित योजना बना रही है। चिंतन आगे भी इसी विकृत स्थिति में नहीं रहेगा। उसे अपनी उल्टी दिशा छोड़कर उस दिशा धारा को अपनाना पड़ेगा जो सही एवं श्रेयस्कर है। विचार परिवर्तन यदि ब्रेन वॉशिंग स्तर का करना हो और उसकी परिधि संसार भर में बसने वाले लगभग 600 करोड़ व्यक्तियों तक सुविस्तृत करनी हो तो उसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे और उस कार्य में रीछ वानरों की तरह हर छोटे बड़े का अपने अपने ढंग का योगदान होगा। विचार परिष्कार के लिए लेखनी और वाणी के दृश्य और स्वयं श्रव्य स्तर के सभी माध्यमों का उपयोग होगा। इस संदर्भ में युग साहित्य से जन जन को अवगत कराने की आवश्यकता पड़ेगी। कार्ल मार्क्स, रूसो, हैरियट स्टोर जैसों की क्रांतिकारी लेखनी का चमत्कार और परिणाम अनेकों ने पिछले दिनों प्रत्यक्ष देखा ही है। युग साहित्य को झोला पुस्तकालयों और ज्ञान रथों के माध्यम से घर बैठे बिना शुल्क हर शिक्षित तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही यह अनुबंध भी जोड़कर रखा गया है कि बिना पढ़ो को उसे सुनाते रहा जाए। यह कार्य प्रधान रूप में अभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में संपन्न हुआ है। अगले ही दिनों उसे देश की विश्व की समस्त भाषाओं में समुद्री ज्वार भाटे की तरह फैलते और कुहराम मचाते देखा जाएगा। श्रव्य प्रयोजनों के लिए बिना खर्च वाले दीप यज्ञों की इतनी विशाल योजना चल पड़ी है कि गांव-गांव इस माध्यम से युग चेतना का आलोक वितरण का सिलसिला द्रुत गति से चलता रहेगा। विचारशील वर्ग की अतिरिक्त गोष्ठियों का क्रम भी चल पड़ा है, जिसके आधार पर समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन में उतारकर दिखाने के लिए हर जागृत आत्मा के प्राण हुलसने लगे। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उद्बोधनों और संगीतों को हर घर घर पहुंचाने की योजना बन रही है। अभिनय भरे संगीत के आयोजन का सरल माध्यम नए रूप में अपनाया गया है। बन पड़ा तो इसके लिए वीडियो आदि का प्रभावशाली उपक्रम भी अपनाया जाएगा। सूर्य पूर्व से उदय होता है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने भी समय समय पर विश्व का प्रगतिशील मार्गदर्शन किया है। इस बार भी बारी उसी की है।
न केवल भारतवासी नवयुग की विचारधारा से अनुप्राणित होंगे, वरन भाषाई समस्या के अनुरूप यदि प्रबंध बन पड़ा तो संसार भर की प्रतिभाओं को आगे आना होगा एवं सर्वतोमुखी परिवर्तन के लिए अपने अपने ढंग से अपना अपना योगदान प्रस्तुत करते देखा जा सकेगा। प्रचार प्रक्रिया के साथ लोक सेवा का गहरा पुट लगा होना आवश्यक है। ईसाई मिशन इसी रीति नीति को अपनाकर प्रायः एक शताब्दी से कम आधी दुनिया को अपना मतावलंबी बना चुके हैं। युग निर्माण की जनजागरण योजना के वे 2 विधेयात्मक और 2 निषेधात्मक कार्यक्रम प्राथमिकता के स्तर पर हाथ में लिए गए हैं, जिनमें से एक है हर शिक्षित द्वारा न्यूनतम 2 अशिक्षितों को शिक्षित बनाया जाए। इससे कम में देश की निरक्षरता का समाधान हो नहीं सकेगा। इसी उपक्रम के अंतर्गत पुस्तकालय योजना भी जुड़ी हुई है ताकि हर प्रकार की वर्तमान समस्याओं का स्वरूप और समाधान जानने का अवसर मिल सके। विद्यालय और पुस्तकालय मिलकर ही एक समग्र शिक्षण प्रक्रिया विनिर्मित होती है। दूसरा है नारी जागरण। यह आदि जनता और अवगति के गर्त में से निकालकर समर्थता के सिंहासन पर बैठाने जैसे क्रांतिकारी कदम है। 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। उसकी भूमिका हर क्षेत्र में नर से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर होगी। अतएव प्रयत्न यह होना चाहिए कि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और तेजस्विता की दृष्टि से उपयुक्त स्तर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए उसे 2 सुविधाएं देनी होगी। एक, गृह कार्यों में 24 घंटे व्यस्त रहने के बंधनों से थोड़ा अवकाश देना, इससे वह प्रगति के हेतु कुछ कर सकने की सुविधा प्राप्त कर सके। दूसरा यह कि उस पर प्रजनन का भार कम से कम दिया जाए। इससे जहाँ जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगेगा, वहाँ वे महिलाएं अधिक योग्यता संपादन का अवसर भी प्राप्त कर सकेगी। यही दोनों कार्य विधेयात्मक योजनाओं में से अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप हाथ में लेने चाहिए और इन उपायों के लिए भी युग चेतना विस्तार की तरह ही रुचिपूर्वक समयदान देना चाहिए। जिस प्रकार सृजनात्मक पुण्य प्रयोजन अनेकों हैं, उसी प्रकार दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में असंख्यों कार्य करने को पड़े हैं। इनमें से परिजन 2 को प्रमुखता दे। एक, नशा निवारण, दूसरा विवाहों में होने वाला अपव्यय। समाज को दिन दिन दुर्बल दरिद्र बनाने वाले यही 2 प्रमुख कारण हैं। नशा न पीने देने के लिए प्रतिज्ञा की जाए, उसकी हानियों से जन जन को अवगत कराया जाए और छुड़ाने के लिए जो भी उपाय अपनाया जा सकता है उसे कार्यान्वित किया जाए। ठीक इसी प्रकार यह तथ्य भी हर किसी को समझाया जाए कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। दहेज, जेवर, धूमधाम और अनावश्यक बारात का प्रचलन रुके तो ही समझना चाहिए कि मानवीय आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंग विवाह संहिता का आधार बन पड़ा। गांधी जी ने खादी आंदोलन और नमक सत्याग्रह के 2 उपक्रम हाथ से लेकर अपना महान सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया, जो अंततः अनेक धाराओं में विकसित हुआ और राष्ट्र को मानव जीवन प्रदान कराने में समर्थ हुआ। यह निर्माण योजना के लिए प्रचार प्रक्रिया के अतिरिक्त निरक्षरता उन्मूलन और शादियों को बिना खर्च की बनाने का कार्य हाथ में लिया है। ऐसी शादियां शांति कुंज में आकर लोग हजारों की संख्या में करा चुके हैं। ऊपर कुछ थोड़े से कार्यक्रमों का उल्लेख है। इसे शुभारंभ की वेला में जुटाया गया थोड़ा सरंजाम ही समझा जा सकता है। अगले दिनों तो सर्वतोमुखी सृजन परिवर्तन के लिए अनेकों काम हाथ में लेने होंगे और ध्यान रखना होगा कि गिराने में जितनी शक्ति लगती है उसकी तुलना में बनाने में कहीं अधिक कौशल्य, समय, श्रम और साधन चाहिए। यह साधन कहीं आसमान से नहीं टूटेंगे। युग चेतना के अनुप्राणित प्रतिभाओं को अपने आप से इस समयदान का शुभारंभ करना होगा, जिसके सहारे जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ उसका उपयोग हो सके। महाकाल ने समयदान की एकमात्र याचना की है और हर प्रतिभावान से आशा की है कि वह इस आड़े समय में इस हेतु कृपणता न बरतेगा।
वरन ऐसी उदारता का परिचय देगा जिसे अनुकरणीय और अभिनंदनीय कहा जा सके। विश्वास किया जाना चाहिए कि इस मिशन का हर घटक इस संदर्भ में साहसिकता अपनाएगा और अगले कदम क्या उठे इसके लिए शांति कुंज के साथ विचार विनिमय या पत्राचार आरंभ करेगा। प्राणवान प्रतिभाएं यह करेगी। 21वीं सदी में परिष्कृत प्रतिभाओं की बढ़ी चढ़ी भूमिका होगी। उसी को दूसरे शब्दों में ईश्वरेच्छा, देवी प्रेरणा या समर्थ चेतना द्वारा संपन्न की या कराई गई तपश्चर्या कह सकते हैं। इस आधार पर महाकाल ने इन दिनों परिष्कृत प्रतिभाओं का उत्पादन अभिवर्धन करने का निश्चय किया है। साथ ही उनको समर्थ, सशक्त और आदर्शों के लिए बढ़ चढ़कर साहस प्रदर्शित कर सकने की क्षमता संपन्न बनाने का भी निर्णय लिया है। अगले दिनों वर्तमान चिंतन को नई दिशाधारा देनी होगी ताकि उसे विवेक की कसौटी पर कसने के बाद जो उचित हो उसी को अंगीकार करने का साहस उभरे। साथ ही ऐसा पराक्रम भी जगे जो अनौचित्य से जुड़ने को न सही कम से कम अस्वीकार करने के लिए तो कटिबद्ध हो सके। इस प्रयोजन के लिए अनेक प्रचलनों और मान्यताओं का परिशोधन करने के लिए प्रचार माध्यमों में युग चेतना का समावेश करने के निमित्त बड़े प्रयास करने होंगे। इसका प्रथम प्रयास तो युग साहित्य का सृजन ही है, पर वह बीज बोने जैसा श्री गणेश भर है। वस्तुतः उसका विकसित रूप तभी बन सकेगा जब हर भाषा में उसके प्रकाशन की ही नहीं विक्रय की भी व्यापक व्यवस्था बन पड़े। सृजन के साथ ही उसके परिवर्धन और प्रचलन की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा उगे अंकुर सुख कर रह जाते हैं। विचार क्रांति के लिए साहित्य सृजन एक कार्य है, पर उतने भर से प्रयोजन की पूर्णता कहाँ बनती है। 3/4 अशिक्षित जनता के लिए विचार परिवर्तन का आधार तभी बन पड़ेगा जब दृश्य और श्रव्य के सशक्त आधार विनिर्मित और प्रचलित किए जाए। इसके लिए यांत्रिक माध्यम भी अपनाने पड़ेंगे। लेखनी अब पर्याप्त नहीं रही, उसके लिए प्रेस माध्यम का अपनाया जाना अनिवार्य हो गया है। यह विज्ञान युग जो है, पत्रिका, पुस्तकें, प्रचार पत्र, स्टिकर, पोस्टर जैसे अनेक आधार अब अपेक्षित है। प्रकाश चित्रों, स्लाइड प्रोजेक्टरों का प्रदर्शन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक भाग बन गया है। चित्र विभाग में ही फिल्में भी आती हैं। कभी कथा, प्रवचन व संकीर्तन आदि की सत्संग प्रक्रिया ही वाणी के माध्यम से सद्विचार संवर्धन का काम पूरा कर लिया करती थी, पर अब तो अलख जगाने, प्रभात फेरियां निकालने जैसे व उपचार काम में लेने होंगे जिनके लिए लोगों के एकत्रित होने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। जन जन से संपर्क साधना और घर घर अलख जगाने का प्रयोजन जिस प्रकार भी पूरा हो सके, उन उपकरणों को काम में लिया जाए। संगीत और अभिनय का अपना महत्व है, उन्हें किस प्रकार व्यापक प्रचार का प्रभुत्व साधन बनाया जा सकता है, इसके लिए भी गंभीरतापूर्वक विचार बनाना होगा कि सभी भाषा भाषी इस प्रकाश प्रसारण का लाभ बिना किसी अवरोध के प्राप्त कर सके। प्रचार की परिधि में आवश्यक हैं और प्रथम चरण की पूर्ति करने में समर्थ भी हैं, पर उतने को ही पर्याप्त नहीं मान लेना चाहिए। दूसरा चरण है प्रशिक्षण। वर्तमान मान्यताओं प्रचलनों में से अधिकांश को बदलना होगा। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि जनरुचि जिस रूप में इन दिनों विद्यमान है उसे भट्टी में गलाना और नए ढांचे में ढालना चाहना चाहिए। यह बड़ा काम इसलिए है कि प्रस्तुत मान्यताएं, आदतें और परंपराएं इतनी आसानी से इतना बड़ा परिवर्तन अंगीकार करने के लिए सहज सहमत नहीं हो सकती। इस समूची प्रक्रिया को ब्रेन वॉशिंग भर न कहकर कायाकल्प स्तर पर निरूपित करना होगा। यह कार्य ऐसी शिक्षण परिपाटी ही कर सकती हैं जिससे बौद्धिकता को समझाने और नए प्रयोगों के अनुरूप मानस बनाने की ही नहीं, व्यवहार में उलट पुलट कर सकने के तक की भी समर्थता विद्यमान हो। व्यवस्था और मान्यता के क्षेत्र में एकता, समता, यथार्थवादी एकरूपता लाने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता है वह शिक्षितों और
अशिक्षितों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इसे संप्रदायों, भाषाओं, आदतों और रीति रिवाजों के वर्तमान ढांचे से ऊपर उठकर उस मार्ग को अपनाना होगा जो नए युग के नए मनुष्य की जिज्ञासा और आवश्यकता की भली भांति पूर्ति कर सके। शिक्षा का ढर्रा भी बदलना होगा। नई शिक्षा प्रणाली के लिए अवकाश के घंटे भी सीमित करने होंगे और उस पर उपक्रम को इतने लंबे समय तक चलाना होगा जब तक कि मूल मान्यताओं से पूरी तरह पीछा न छूट जाए और मानवीय चलन अपनी गरिमा के अनुरूप व्यवहार करने का आदी न हो जाए। जीवन अनेकों क्षेत्रों में बटा हुआ है। शरीर, मन, व्यवहार, प्रचलन, उपार्जन, उपयोग आदि अनेक उसके पक्ष हैं। इन संबंध सभी में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। भावी शिक्षण पद्धति इसी आधार पर जन सहयोग से विनिर्मित करनी होगी। सरकारी शिक्षा अपने ढर्रे के अनुरूप रहे तो इससे कुछ बात बिगड़ती नहीं है। युग सृजन के लिए प्रत्येक भावनाशील से समयदान और अंशदान की अपेक्षा की गई है। आमतौर से हर आदमी के 4 घंटे सुरक्षित रहते हैं। इसमें से कोई भी युग धर्म के प्रति निष्ठावान 2 घंटे तो लगा ही सकता है। विशिष्ट व्यक्तियों से आशा की गई है कि निर्वाह के लिए उपलब्ध साधनों के सहारे अथवा जनता से ब्राह्मणोचित आजीविका जुटाकर इसी एक कार्य के लिए अपने को समर्पित करें। परिवार विस्तार और उसके लिए प्रचुर संपदा संजोने की ललक घटाई या मिटाई जा सके तो लोक सेवी की समूची क्षमता उस प्रयोजन के लिए समर्पित हो सकती है जिसकी महाकाल ने जीवंतों, प्राणवानों और युग सृजेताओं से आशा अपेक्षा की है। वानप्रस्थ परंपरा पुनर्जीवित हो सके तो सतयुग की वापसी के लिए समर्थ अनुभवी प्रतिभाएं कार्यक्षेत्र में उतरती और अति महत्वपूर्ण मोर्चा संभालती देखी जा सकती हैं। उपरोक्त ही प्रयास समय साध्य नहीं, साधन साध्य भी हैं। इसके लिए आरंभिक दिनों में 10 पैसा नित्य निकालने में ज्ञान घट योजना से भी श्री गणेश किया गया था। अब कार्य विस्तार के साथ साथ अंशदान बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसके लिए अग्रगामियों से आशा की गई है कि वे महीने में 29 दिन की कमाई से गुजारा करें और एक दिन की आजीविका नियमित रूप से निकालते रहें, जिससे नवनिर्माण की गगनचुंबी योजनाओं में उचित सीमा तक योगदान मिल सके एवं उनका विस्तार हो सके। जिन्होंने अधिक संचय कर रखा है वे उसे प्रायश्चित स्वरूप विसर्जित कर दे तो ही ठीक है। प्राचीन काल में वरिष्ठ जन अपनी संचित संपदा को ऐसे ही पुण्य प्रयोजनों के लिए सर्वमेघ यज्ञ के रूप में युग समस्याओं के समाधान में नियोजित कर देते थे। भामाशाह, अशोक, हर्षवर्धन, वाजिश्रवा आदि के असंख्य उदाहरण ऐसे हैं। इसी पुण्य परंपरा में स्वेच्छापूर्वक समर्पित यह अनुदान दाता के निज के लिए और समूची विश्व मानवता के लिए श्रेयस्कर ही होगा। प्रस्तुत समयदान या अंशदान उस लोक शिक्षण में ही नियोजित होना चाहिए जिस पर नवयुग का अवतरण अवलंबित है। यह दोनों ब्रह्म कर्म हैं और इन्हीं की अनुकंपा से कभी सतयुग की कालावधि में सर्वत्र आनंद मंगल बिखर रहा था। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हेतु इन्हीं 2 चरणों को उठाते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। अभी तक गंतव्य का दिशा निर्धारण मात्र ही हो सका है। करने को तो इतना पड़ा है कि हर स्थिति का व्यक्ति अपने अनुरूप नवसृजन के लिए सरलता पूर्वक काम पा सके। इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन वह दिव्य सत्ता देती रह सकती है जिसने की इतनी बड़ी महाक्रांति की योजना बनाई और उसके लिए आवश्यक साधन जुटाने में पुरानी प्रतिभा नए सिरे से दोहराई है। इस संदर्भ में शांति कुंज में ऐसे साधन प्रशिक्षण सत्र चलाए जा रहे हैं जिनमें युग शक्ति के भागीदार बनते हुए सुनिश्चित दिशा में कुछ कर सकने का क्रम अपनाया जा सके।
उसके लिए उपयुक्त प्रेरणा एवं शक्ति संग्रहित की जा सके। यह सत्र 9 दिन के पर जीवन साधना सत्रों से रूप में लगातार वर्ष भर होते रहे हैं। प्रति माह तारीख 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 इनकी तिथियां निर्धारित हैं। इन सत्रों में आत्मबल संवर्धन के लिए सर्वसुलभ किंतु विशेष प्रभावशाली आध्यात्मिक साधनाएं कराई जाती हैं। इनमें सामान्य मार्गदर्शक के साथ साथ व्यक्ति की भावना, क्षमता, योग्यता, परिस्थितियों आदि के अनुरूप सुझाव परामर्श देने की भी व्यवस्था की रहती है। हर स्थिति, हर क्षमता तथा हर स्तर का व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त धारा चुन सकता है। जिनके पास समय अधिक है, लोक सेवा के लिए कुछ अधिक करना एवं उसके लिए योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक माह के सत्र प्रति माह तारीख 1 से 29 तक चलते रहते हैं। किसी भी सत्र में प्रवेश के लिए अपना पूरा नाम, पता, परिचय तथा अनुकूल समय की जानकारी के साथ आवेदन भेजने का स्वीकृति दी जाती है।